हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इम्प्रूविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। कल हमारे फेसबुक ग्रुप आर के अकेडमी में एक एस्पिरेंट ने पूछा था कि स्पीड और एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव करी जाए। ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों नहीं है तो आप चाहे जितना भी पढ़ाई कर लो, जितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, आपका अच्छा रैंक नहीं आएगा। क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि आप आउटपुट दे पाओ एग्जाम में। इनपुट जो है वो तो आप पूरे साल भर पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आउटपुट आपका नहीं है एग्जाम में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम तैयारी कर रहे हैं और हमें रैंक लानी है। पढ़ तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और उसका जो नंबर मार्क्स लाने हैं उससे हमारी रैंक बनेगी, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो एस्पिरेंट की क्वेरी थी उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है और काफ़ी डिटेल में मैंने वीडियो शेयर किया, और इसमें सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे रिलेटेड है हमारे सब्जेक्ट से, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है और इसका एप्लीकेशन कैसे है हमारी बॉडी पे, और ये कैसे वर्क करेंगे हमारी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसको मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब ये वीडियो लर्निंग सजेशंस हैं, कोई भी पार्ट को स्किप मत करिएगा, स्पीड भले चाहे चेंज कर लीजिए और वीडियो को पूरा समझिए और उसको समझ के इम्प्लीमेंट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपका स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगा। अब इसको मैंने डिफरेंट पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्पीड विल इंप्रूव व्हेन यू विल रिमेंबर नोट्स, कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूला। अब ये जो पॉइंट है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको रैम के बेसिस पे। आपके मोबाइल में रैम होगा 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, है ना। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में होता है। तो रैम का मतलब होता है कितनी जल्दी आप किस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हो, है ना। अगर रैम आपकी ज़्यादा होगी तो आपका पीसी या आपका मोबाइल बहुत फास्ट चलेगा। वही सेम चीज़ है हमारे हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें स्पीड चाहिए। अगर हमारे दिमाग में नोट्स, कंसेप्ट और फॉर्मूलाज होंगे तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि जो उसका एक्सेस का टाइम है, जो उसको याद रखने का टाइम है, जो उसको सोच के फिर पेपर पे लिखने का टाइम, वो कम हो जाएगा। वही सेम चीज़ होता है रैम में। रैम जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका फास्ट होगा काम, है ना। आप उतनी जल्दी एक्सेस कर पाओगे चीज़ें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है आपसे रिलेटेड, आपकी बॉडी सेट। अगर आपके दिमाग में सब चीज़ें होंगी तो आपको उसको याद नहीं रखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, अब आप सोच रहे हो यार उसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो वहाँ हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट हुआ, यानी स्पीड कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम था वो आपको कम मिलेगा, तो आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, तो यानी स्पीड आपकी कम हो गई। तो इसलिए चीज़ें याद रखनी है। नोट्स, कंसेप्ट और फॉर्मूलाज जो होने चाहिए आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। अब जैसे एक और एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करें, छोटा बच्चा है, तो अगर मैं उससे कहूँ A to Z तक सुना, तो बच्चा नहीं सुना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इतना पता नहीं है, मतलब उसको इतनी जल्दी वो रिकॉल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि A to Z तक सुनाओ, तो हम बहुत जल्दी सुना देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वो चीज़ हमने कई बार पढ़ी हुई है, हमारे दिमाग में है। अगर हम रात में सो के भी उठते तब भी हम वो सुना दें। लेकिन बच्चे को अगर बोलेंगे नहीं, वो कहेगा कि नहीं, मेरे को पढ़ना है, फिर से रिवाइज करना है ना। तो वही डिफरेंस है कि चीज़ें दिमाग में होंगी, आप इजिली रिकॉल कर सकते हो, इजिली प्रोड्यूस कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी अगर वो चीज़ें आपके दिमाग में है जो आपको उस चीज़ के लिए चाहिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। ठीक है, सेकेंड है, अब मैंने पहले पॉइंट में बोल दिया कि आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, लेकिन रिमेंबर कैसे करोगे? यू विल रिमेंबर वेल बाय मल्टीपल रिविजन्स। पहले पॉइंट में था स्पीड इंप्रूव होगी जब आप चीज़ों को याद रखोगे, और वो याद रखने का जो तरीका है वो है रिवीजन का। जब आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे तभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी, तभी उन उन वो चीज़ें आपस आसानी से रिकॉल हो पाएंगी एग्जाम में, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में उसकी नीड होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है राइट एंड प्रैक्टिस टू रिमेंबर वेल। अब ये जो रिवीजन करने का तरीका है ना, उसको जो है लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। जैसे आपके मदर फादर भी आपके आपके दादाजी बोलते होंगे कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो, हम तो ऐसे करते थे। तो ये जो है रामबाण तरीका है, यू शुड राइट एंड प्रैक्टिस टू रिमेंबर वेल। क्योंकि जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तो चीज़ें आपके दिमाग में आसानी से घुसती हैं। ये वही सेम चीज़ जब हम बुक से पढ़ते हैं तो हम अंडरलाइन करते हैं, तो जो
अंडरलाइन करने का तरीका है ना, वो चीज़ें, क्योंकि जब आप अंडरलाइन करते हो ना हाथ से, तो आपका दिमाग ट्रेन हो रहा होता है, क्योंकि जब हाथ का मूवमेंट होता है ना, उसका सिग्नल जा रहा होता है दिमाग में, तो वो चीज़ें आसानी से बैठती हैं। अगर आप सिर्फ वो कैसे पढ़ रहे हो, अंडरलाइन करके पढ़ो, दोनों में डिफरेंस आएगा। ये चीज़ आप करके देखो, आपको खुद फील होगा। तो सिमिलरली जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो रिवीजन करते टाइम पेन एंड पेपर यूज करके आप लिख के देखो। जब आप लिख के देखोगे कि हाँ मैं ऐसे लिख के पढ़ रहा हूँ, तो आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा। फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करो। जब आप कोई फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो आप खुद ही उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। उसमें आप लिखोगे और खुद ही समझोगे भी, अच्छा वी का मतलब ये है, आई का मतलब ये है, जेड का मतलब ये है ना। तो और उनके यूनिट्स भी आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो चीज़ें आसानी से दिमाग में घुसेंगी, चीज़ें आसानी से रिकॉल होंगी। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो एक्चुअली में रियल लाइफ में काम करती हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी प्रिपरेशन को 0 से लेकर 100 तक लेके जाएंगी। तो आप इन चीज़ों को अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करो। आप खुद ही देखोगे आपका रिवीजन करने का तरीका चेंज हो चुका है, आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो चुका है, आपकी जो स्पीड है वो इंप्रूव हो रही है, जो आपका एक्यूरेसी है वो इंप्रूव हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है स्पीक एंड टॉक टू योर सेल्फ टू लर्न वेल। अब जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, तो आप अपने से खुद से बात करो। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पढ़ा, तो आप खुद से बात करो, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, उसका डायग्राम कैसा है, ठीक है। दिमाग में रिकॉल करो चीज़ें, ठीक है। एक बार आपने पढ़ लिया, फिर चाहे आप सामने देखो, यहाँ आंखें क्लोज करके ना उस चीज़ को रिकॉल करो दिमाग में, कि हाँ उसका डायग्राम क्या था, कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है ना, कौन कौन सा चार्ज कहाँ पे है, फिर आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल यूज होता है वो कौन सा है, किस उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट पार्ट्स के इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम के, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रिकॉल करोगे, आपको आसानी से चीज़ों को रिमेंबर करोगे। तो आप खुद से बोल बोल के प्रैक्टिस करो, ठीक है। चाहे वो मन में बोलो, चाहे फिजिकली आप खुद से बात करते करते बोलो, जैसे मैं अभी वीडियो में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा आपका। और जब आप एग्जाम में कुछ चीज़ रिकॉल नहीं करोगे, तो ये जो आप अभी कर रहे हो एक्टिविटीज़, बोल बोल खुद से बात करो, ये चीज़ आपको हेल्प करेंगी रिकॉल करने के लिए चीज़ें। फिफ्थ पॉइंट है एक्यूरेसी विल इंप्रूव बाय प्रैक्टिसिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्पीड कैसे इंप्रूव करोगे, जब आप चीजें याद रखोगे, ठीक है। एक्यूरेसी इंप्रूव होगी जब चीजें आपने जो याद रखी हैं उनका एप्लीकेशन पार्ट, वो चीजें आप यूज कर रहे हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब एक ही कंसेप्ट कैन बी यूज इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन क्वेश्चंस। तो स्पीड इंप्रूव होगी जब आप उस कंसेप्ट को याद रखोगे, लेकिन एक्यूरेसी तब इंप्रूव होगी जब आप उस कंसेप्ट के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप की स्पीड इंप्रूव होगी जब आप उस कंसेप्ट को याद रखोगे, और आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी जब आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिससे आपका दिमाग ट्रेन होगा कि हाँ इस कंसेप्ट से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, और मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। तो आपसे कोई भी नया क्वेश्चन जो होगा वो प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर वो क्वेश्चन रिलेटेड है। कोई कंसेप्ट जो है रिलेट हो जाते हैं आगे जाके, एक कंसेप्ट दूसरे में रिलेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई नए टाइप का भी क्वेश्चन होगा ना, तो आपका दिमाग ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कोई कंसेप्ट जो है लिमिटेड है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं उन कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो डिफरेंट जो कंसेप्ट हैं उससे रिलेटेड डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने सारे टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। आप कुछ ना कुछ करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है रेडी है कोई भी नए टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन का जो कंसेप्ट है, हमने पढ़ा है कि दो बॉडीज जब कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। अब उस फ्रिक्शन से कंसेप्ट से रिलेटेड मैं डिफरेंट क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक हार्ड सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा है और फोर्स लग रहा है एफ। अब आपसे पूछता है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मास एम दिया हुआ है आपको, ठीक है। और तो आप फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन कैलकुलेट करके आप इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा जो फ्रिक्शन का कंसेप्ट से आप क्वेश्चन बन सकता है, इसमें दो ब्लॉक हैं और ऊपर वाला जो स्मॉल ब्लॉक है ऑफ मास स्मॉल एम, उसमें एफ लग रहा है। अब इसकी बोलता है कि जो कैपिटल एम है स्मॉल एम उनकी एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करो, ठीक है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, एक बड़ा ब्लॉक है कैपिटल एम का, एक छोटा ब्लॉक है स्मॉल एम का। अब जो फोर्स है वो नीचे वाले ब्लॉक पे लगती है एफ पे।
अब बोलता है कैलकुलेट करो। तो सेम फ्रिक्शन कंसेप्ट पे मैंने 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके दिखा दिए, ठीक है। अब अगर आपने तीनों टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे हैं तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। अब इसी फ्रिक्शन कंसेप्ट में कई बार होता है पुली सिस्टम लगा देते हैं, हो सकता है फ्रिक्शन म्यू एन ना लगे आपस में, है ना, नॉर्मल रिएक्शन चेंज कर दे। अगर मान लो इसी स्मॉल एम वाले ब्लॉक पे ऊपर फोर्स एफ लगा दे, ठीक है, तो अभी जो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया यहाँ पे तो आपका जो फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एन वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो से एक ही कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आप बस दिमाग में ये याद रखो कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक ही टॉपिक के, ताकि आप अपने दिमाग को आप ट्रेन कर पाओ, जिससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। क्योंकि एक्यूरेसी जो है स्पीड के साथ ज़रूरी है, सिर्फ स्पीड से कुछ नहीं होगा, एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों साथ साथ चलने चाहिए। 6th पॉइंट है यूज सेम पेन टिल योर एग्जाम टू सेट हैंड, ठीक है। अब आप एक पेन चुनो जो आप यूज करोगे अपने एग्जाम तक और उसी से प्रैक्टिस करो, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स को पहले ट्राई कर लो, जो आपको पेन लगता है कि हाँ ये पेन मेरे फिंगर्स में आसानी से फिट बैठ रहा है और मैं इस पेन से ही एग्जाम दूंगा, ठीक है, तो वो आप पेन यूज करो और उसी से अपनी स्पीड सेट करो, उसी से अपनी एक्यूरेसी सेट करो। क्यों? अब इसका जो साइंटिफिक एविडेंस है वो है, आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी, ठीक है। तो मेथड स्टडी और टाइम स्टडी में हम देखते हैं कि जो वर्कर जो है असेंबली लाइन पे काम कर रहा है, तो किसी एक्टिविटी को करने में वो कितना हैंड मूवमेंट यूज कर रहा है, कितनी बॉडी मूव हो रही है, अपर बॉडी पार्ट यूज हो रहा है, लोअर बॉडी पार्ट यूज हो रहा है, कितना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ रहा है, तो वो हम मेथड स्टडी टाइम स्टडी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है जब आप पेन यूज कर रहे हो, क्योंकि जब आप पेन यूज कर रहे हो तो आपके जो 2 फिंगर्स हैं जिसमें आप पेन यूज करोगे उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब आप पेन का जो डायमीटर है वो इसमें फिट करोगे तो जितना डायमीटर होगा उतनी स्पेसिंग आपकी चेंज होगी। कम डायमीटर होगा तो ऐसे स्पेसिंग रहेगी, ज़्यादा डायमीटर होगा तो स्पेसिंग ऐसे हो जाएगी, और ज़्यादा डायमीटर होगा तो स्पेसिंग ऐसे हो जाएगी। तो आप इससे समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा स्पेसिंग होगा उतना मेरे को लिखने में प्रॉब्लम होगा, और बहुत ही कम स्पेसिंग हुआ तो तब भी कम होगा, ठीक है। तो जो डायमीटर वर्सेस एफिशिएंसी है ना, वो पहले इंक्रीज होगी धीरे धीरे, ठीक है। ये हो गया डायमीटर वर्सेस एफिशिएंसी, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, आपने स्पीड डायमीटर इंक्रीज किया तो धीरे धीरे आपका ऑप्टिमम आ गया स्पीड यहाँ पे, फिर उसके बाद स्पीड डिक्रीज करना शुरू हुआ। तो आपको एक ऑप्टिमम डायमीटर लेना है पेन का, जिसपे आप ये अपना स्पीड अपना पेन सेट करोगे, अपना हाथ सेट करोगे, ठीक है। तो एक ऑप्टिमम पेन यूज करिए, एक सिंपल एक पेन ले लीजिए जिससे आप प्रैक्टिस करोगे अपने एग्जाम तक, ठीक है। बार बार पेन को चेंज मत करिए। और ये मैंने एक्सप्लेन किया कि मेथड स्टडी टाइम स्टडी। दूसरा कंसेप्ट आता है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थर्बलिक्स का, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये रहता है कि आपका जो हैंड का मूवमेंट है वो कैसे है, अगर आपके 2 फिंगर्स के बीच की स्पेसिंग चेंज हो गई तो हम ये थर्बलिक्स के कंसेप्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब 7th जो पॉइंट है, स्टडी ऑन टेबल एंड चेयर, ठीक है। टेबल एंड चेयर पे पढ़िए, क्योंकि अगर आप बेड पे पढ़ते हो तो जो आपका बॉडी है वो एक डिफरेंट पोजीशन में, आप लेटे हुए हो तो आपका बोन का स्ट्रक्चर, आपका मसल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो अगर आप बेड पे पढ़ के अपनी स्पीड सेट करते हो तो वो एग्जाम में नहीं होगा। एग्जाम में जो होगा आपको टेबल एंड चेयर पे पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप घर पे बेड पे पढ़ रहे हो तो अगर आपकी एफिशिएंसी, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी बेड पे सेट हुई है तो वो आप एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप टेबल चेयर पे बैठ रहे हो तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट, आपके बोन्स का शेप जिस जिस अरेंजमेंट में है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर डिफरेंट है अरेंजमेंट टेबल चेयर पे तो वो सेम एफिशिएंसी से काम कर रही है, कहीं काम नहीं करेगी एज कम्पेयर टू बेड, ठीक है। तो आप इसको, जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी स्पीड है, जो आपकी एक्यूरेसी है, वो टेबल चेयर पे सेट करिए, ना कि बेड पे। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कंसेप्ट ऑफ टॉम से, ठीक है। आपने टॉम में पढ़ा होगा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनेमेटिक चेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स। तो अगर आपका जो बॉडी है वो एक तरह का मैकेनिज्म है, एक तरह का कैनेमेटिक चेन है, अगर वो कैनेमेटिक चेन जब आप बेड पे हो, ठीक है, तो आपका काइनेमेटिक चेन का जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। और जब आप टेबल चेयर पे बैठे हो तो काइनेमेटिक चेन मतलब जो आपकी बोन्स, आपकी मसल्स हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट में, ठीक है। तो आप जब आप डिफरेंट लिंक्स को फिक्स करते हो तो वो मैकेनिज्म बन जाता है इन्वर्शन चेन से। अब जब आप बेड पे लेटे हुए हो तो मैकेनिज्म डिफरेंट है पावर ट्रांसमिशन का, और जब आप टेबल चेयर पे बैठे हुए हो तो मैकेनिज्म डिफरेंट है पावर ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो जब आप टेबल चेयर पे बैठे हो तो आपका जो हैंड जिस पोजीशन में है आपकी बॉडी के रिस्पेक्ट में वो डिफरेंट है। तो जिस पोजीशन में आपका हैंड होगा, और वही जब आप लिख रहे होगे तो आपका जो सिग्नल हाथ से जा रहा होगा दिमाग में,
ठीक है, क्योंकि दिमाग प्रोसेसिंग कर रहा है। तो अगर आपकी एफिशिएंसी टेबल चेयर पे सेट है ना, तो वो मैकेनिज्म ऑप्टिमम एफिशिएंसी में परफॉर्म कर रहा होगा। जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो डिफरेंट स्टेट में हो रहा है, और जब आप बेड पे हो तो वो डिफरेंट स्टेट में हो रहा है। तो आपका जो मैकेनिज्म है, जो आपका काइनेमेटिक चेंज है, वो पूरा डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है पूरा, तो इनपुट आउटपुट पूरा चेंज हो गया, इनपुट लिंक आउटपुट लिंक सब चेंज हो गए एज कंपेयर टू बेड। तो आपको एफिशिएंसी अपनी सेट करनी है टेबल चेयर पे। बात को समझिए, टॉम के कंसेप्ट समझ लीजिए, या थ्योरी कंसेप्ट में समझ लीजिए, चाहे जनरल समझ लीजिए, जैसा आपको समझना है। टेक्निकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यूज ऑफ सेम पेन भी टॉम से रिलेटेड है, और टेबल चेयर भी टॉम से रिलेटेड। दोनों कंसेप्ट जो है रिलेटेड हैं हमारे थ्योरी ऑफ मशीन्स के कंसेप्ट से। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन्स कह लीजिए, काइनेमेटिक ऑफ मशीन्स कह लीजिए। 8th पॉइंट है हमारा, स्लीप फॉर 6 to 8 hours। अगर आप 6 से 8 घंटे नहीं सोओगे तो आपका जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो आपके दिमाग में हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप आसानी से रिमेंबर नहीं कर पाओगे। आसानी से रिमेंबर नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं इतना पढ़ने का। तो जो आपका पर्पस था कि आपको स्पीड सेट करनी है, वो हो नहीं पाएगा अगर आप चीज़ें आसानी से रिमेंबर नहीं करोगे। ठीक है, तो 6 से 8 घंटे सो, ताकि चीज़ें आसानी से रिमेंबर रख पाओ, और रिमेंबर रख पाओगे तभी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। 9th पॉइंट, एक्सरसाइज करिए थोड़ा फिट रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आपकी बॉडी फिट नहीं रहेगी, तो हो सकता है आप बीमार ज़्यादा पड़ो, हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो, आपका मन ज़्यादा नहीं लगेगा। एक बार आप फ्रेश हो गए तो आप टेबल चेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठ सकते हो, है ना। आपके कहीं पेन नहीं होगा। ऐसा ना हो कि आप अनफिट हो और आप बैठ रहे हो ज़्यादा देर, आप थोड़ी देर बाद थक जा रहे हो, आपके बैक पेन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फिट रहिए। आप रनिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है आप वो करिए। बस मेन पर्पस आप थोड़ा फिट रहिए। ठीक है, थोड़ा फ्रेश फील करिए। ठीक है, एनर्जेटिक फील करिए। 10th है, स्टडी इन अ वेंटिलेटेड रूम। अब मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि आपके माइंड को ना ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर आपका माइंड एक्टिव रहना चाहता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, और अगर आप वेंटिलेटेड रूम में नहीं हो, एक क्लोज स्पेस में पढ़ रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद जो रूम है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड से फिल हो जाएगा। तो आपका जो दिमाग है ना, एक दिए के तरीके है। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो दिए की जो लाइटिंग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, दिए की जो आँच है वो कम हो जाएगी। तो उस आँच को, उसकी जो लाइटिंग है वो कम ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक वेंटिलेटेड रूम में पढ़ाई करिए, ताकि एक अच्छे से पढ़ाई हो पाए। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो आसानी से दिमाग में आपके घुस पाए, अच्छे से आप रिमेंबर कर पाओ। ठीक है, टू रिमेंबर वेल यू शुड स्टडी इन अ वेंटिलेटेड रूम। 11th पॉइंट है, प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन अ टाइम लिमिट। अब पहले मैंने एक्यूरेसी के लिए बोला था कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ प्रैक्टिसिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन अ टाइम लिमिट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर जैसे एग्जाम में आपको 3 घंटे में 65 क्वेश्चन करने हैं गेट में। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना टाइम लिमिट, तभी आपका हाथ सेट होगा, तभी आपकी स्पीड सेट होगी। तो आप क्या करिए, आफ्टर सम टाइम ना, जब आपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आप टारगेट बना के करिए कि 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा 50 मिनट में। ठीक है, तो आप सामने स्टॉप वॉच रख सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो। जैसे ही टाइम खत्म आप रुक जाओ, फिर आप देखो कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने सॉल्व किए, आपकी कितनी स्पीड थी, और फिर आप आंसर्स चेक करो। तो देखो कि आपकी कितनी गलतियां हो रही हैं, कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं, उन मिस्टेक्स को नोट करो प्रॉपर। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का पर्पस है, प्रैक्टिसिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम लिमिट। मतलब स्पीड सेट करने की बात कर रहा हूँ मैं। पहले था प्रैक्टिसिंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ताकि डिफरेंट कंसेप्ट देख लो आप कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बोल रहा है कि एक टाइम लिमिट में करना है। 15 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, आधे घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम लिमिट्स में देखो कि आपकी बॉडी कैसे सेट हो रही है। आफ्टर सम टाइम खुद ही देखो कि स्पीड इंप्रूव होना शुरू होगी। ठीक है, तो थोड़ा बॉडी थोड़ा माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार सॉल्व करना शुरू किया और पहली बार में ही आपको स्पीड मिल गई, पहली बार में ही आपकी एक्यूरेसी आ गई, ये नहीं होगा ऐसा। ठीक है, जो टाइम लिमिट में स्पीड सेट करने की बात मैं बोल रहा हूँ, इसको भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप थोड़ा टाइम लो, अपनी हाथ सेट करो, अपनी बॉडी सेट करो, अपना माइंड सेट करो, अपनी स्टडिंग स्पेस सेट करो। ठीक है, विद टाइम आप खुद ही देखोगे आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। 12th पॉइंट है, अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज एंड एनालाइज टेस्ट। अब टेस्ट सीरीज का जो कंसेप्ट है वो भी इसी रिलेटेड है कि आपने जो पढ़ा है वो आप एक टाइम लिमिट में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, एक टाइम लिमिट में अपनी स्पीड दे पा रहे हो कि नहीं, एक टाइम लिमिट में अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज देने के बाद इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट को एनालाइज करो। ठीक है, अगर आप टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो आप टेस्ट को एनालाइज करो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। तो उन मिस्टेक्स को नोट करिए, उन वीक टॉपिक को नोट करिए, उन वीक टॉपिक्स को फिर से पढ़िए। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए टेस्ट सीरीज में, उसको सोल्यूशन देखिए और समझिए, और फिर उसको अपने नोट से मैच करिए कि वो क्या कंसेप्ट आपने नोट नहीं किया हुआ था, या आपने फॉर्मूला गलत अप्लाई किया, या आपको फॉर्मूला पता नहीं था। तो जो भी एनालिसिस होता है ना एक एक्चुअल टेस्ट सीरीज का, वो आप अच्छे से करिए और उसको इंप्रूव करिए फिर। 13th पॉइंट है, वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस फाइंड शॉर्टेस्ट मेथड।
अब जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हो सकता है आप 2-3 मेथड आप देख रहे हो, ठीक है। तो उसमें से जो शॉर्टेस्ट मेथड है ना, वो देखिए कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टेस्ट मेथड क्या है, क्योंकि एग्जाम में सही आंसर लाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही आंसर कम टाइम में लाना, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट मेथड देखिए कि हाँ कोई ऐसा स्टेप है जिसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला नोट नोट बस फॉर्मूला नोट किया, वैल्यूज पुट करी और कैलकुलेट कर दिया। अब उसमें नोट करने की जरूरत नहीं, गिवन ये है, इसकी यूनिट्स ये हैं, है ना। ये कन्वेंशनल पेपर तो है नहीं गेट का जहाँ पे आपको सोल्यूशन शो करना है, आपको तो बस आंसर लाना है। तो आंसर लाने के लिए ज़रूरी है कि आप बस जो मिनिमम से टाइम में जो कर सकते हो वो करो। बस आपने फॉर्मूला नोट किया, उसमें वैल्यूज पुट करी और ऑनलाइन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अगर आप पूरा नोट कर रहे हो तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, तो आप शॉर्टेस्ट मेथड फाइंड करो। और ये शॉर्टेस्ट मेथड हर क्वेश्चन में नहीं अप्लाई होगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें 2-3 मिनट आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें आप शॉर्टेस्ट मेथड को नोट करो कि हाँ मैं ये क्वेश्चन ऐसे मेथड से सॉल्व करूंगा, इससे मिनिमम टाइम से सॉल्व करूंगा। और जो आप क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप उसको देखो सोल्यूशन को कि अच्छा कोई कोई ऐसा स्टेप है जो आप स्किप कर सकते हो, जो स्टेप आप माइंड में कर सकते हो, जो ज़रूरी नहीं है लिखना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप एनालिसिस कर सकते हो और विद टाइम आप देखोगे कि आप शॉर्टेस्ट मेथड में सॉल्व कर पा रहे हो, कोई फालतू मेथड नहीं यूज़ कर रहे हो, कोई भी फालतू स्टेप्स नहीं कर रहे हो जिससे टाइम ज़्यादा लग रहा है। 14th पॉइंट है प्रैक्टिस रीडिंग क्वेश्चंस फास्ट। अब जब आप मान लो एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब एक कोई क्वेश्चन मान लो स्पॉट वेल्डिंग का क्वेश्चन है जो कि करीबन 6-7 लाइन का है, ठीक है। लेकिन अब आपको स्पॉट वेल्डिंग का पता है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें सेम सिंपल फॉर्मूला लगता है I²RT, ठीक है। तो आपने बस देख लिया कीवर्ड स्पॉट वेल्डिंग, उसके बाद सीधा आप खुद जाओ आखिरी लाइन का, उसमें देखा कि कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। तो आप सिंपल उसमें देखो आई कहाँ लिखा हुआ है, आर कहाँ लिखा हुआ है, टी कहाँ लिखा हुआ है, कितना टाइम के लिए हीट दी जा रही। सिंपल आप फॉर्मूला लगा दो I²RT का, ठीक है। तो ये वेट टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा नहीं पहली बार में आपको आइडिया लग गया कि हाँ ऐसे करना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ना आप देखोगे कि हाँ क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ना है कि आपको एक एक चीज़ समझ रही है, कहीं ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको सिंपल पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और आपको कैसे सॉल्व करना है मिनिमम टाइम में, ठीक है। ऐसे अब ये जो है एक साइंटिफिक स्टडी भी हुई थी कि अगर आपको पूरी एक वो बुक पढ़नी है तो आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, अगर आपको पता करना है कि बुक का जिस्ट क्या है, बुक क्या कहना चाहती है, तो अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो ना, तो उसमें अगर आप एक लाइन में अगर 2 या 3 वर्ड भी पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ लाइन क्या बोल रही है। ऐसे ही पैराग्राफ के लिए आपको सारे वर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी लाइन्स वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो होगा ये थोड़े टाइम के बाद होगा जब आप दिमाग को अपना ट्रेन कर लोगे। तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो ना, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी खुद ही सेट हो जाएगी। जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस रीडिंग क्वेश्चंस फास्ट ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे पाओ। कई बार क्या होता है गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं जानबूझ के जो फैकल्टी होती है वो क्वेश्चंस ऐसे सेट करती है कि आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो आपको उसको अवॉइड करना है, आपको खुद ही अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करना है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ पाओ, ठीक है, और जो पूछा गया है वो करो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है आप लास्ट लाइन में देख लो क्या पूछा गया, उसके बाद फॉर्मूला नोट कर लो, अच्छा ये पूछा ये फॉर्मूला है, और फिर आप ढूंढना शुरू करो कि वो वैल्यू दी कहाँ हुई है क्वेश्चन में। तो उसमें उसमें भी वो भी एक सिंपल तरीका है कि आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने की नीड ही नहीं है, जो पूछा गया है उसके बेसिस पे वैल्यूज देख रहे हो क्या क्या डालनी है और उसी बेसिस पे सॉल्व कर दे रहे हो। 15th है प्रैक्टिस ऑनलाइन कैलकुलेटर एंड सेट हैंड, ठीक है। अब ऑनलाइन कैलकुलेटर प्रैक्टिस करने का और सेट हैंड का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप ऑनलाइन कैलकुलेटर देखोगे ना तो उसमें कोई ऑपरेटर यहाँ है, कोई 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 यहाँ है, ठीक है। आपका माउस मान लो यहाँ है, ठीक है। तो आपका जो माउस का मूवमेंट है, अगर मान लो आपको इस ऑपरेटर तक पहुँचना है तो आपका जो माउस का मूवमेंट है वो कितना हो रहा है, ठीक है। आप इस ऑपरेटर को हिट करना है तो आपका माउस का मूवमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। इस ऑपरेटर को हिट करना है तो माउस का मूवमेंट कितना हो रहा है। अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका हाथ सेट नहीं होगा ना कि माउस को मूव कितना करना है तो एग्ज़ाम में आपको वो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और अगर आपका हाथ सेट है कि हाँ मेरे को इतना मूव करना है, क्योंकि जो आप जब भी आप हाथ मूव करते हो ना तो आप उसका एक सिग्नल जाता है दिमाग में, ठीक है। तो आप एग्जाम में भी हाथ उतना ही मूव कर रहे हो, जो आप इधर क्वेश्चन पढ़ रहे हो अच्छा ये मल्टीप्लाई करना है तो आपका हाथ उतना मूव कर चुका होगा एक्चुअली में, ठीक है। अब आप सोचोगे ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ें होती है कैलिब्रेशन ऑफ बॉडी, बॉडी कैलिब्रेट हो रही है कि हाँ हाथ को कितना मूव करना है उस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसको मैं दूसरे एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हो तो आप क्या एक एक सीढ़ी देखते थोड़ा ना हो, आपकी बॉडी आपको पता होता है सीढ़ी में इतना गैप है तो आप उतना ही आपका लेग ऑटोमेटिकली इतना मूव कर जाता है। कैसे? क्योंकि दिमाग ऑलरेडी ट्रेंड है, लेग्स आपके उतने ही उठ रहे हैं कि आप गिरो मत और आप आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ जाओ, ठीक है। तो स्टेयर केस पे आपको पता होता है कितने सीढ़ियों की हाइट है और उतने ही ऑटोमेटिकली आपका
आपका जो लेग्स है वो उतना ही उठता है। अगर अगर मैं मिक्स कर दूँ स्टेयरकेस, कुछ कम हाइट की है कुछ ज़्यादा हाइट की है, तो आप खुद ही देखोगे कि आप गिर सकते हो गया। उस समय आपके दिमाग को पता नहीं है कि हाइट कितनी है और कितना लेग को मूव करना है, ठीक है। तो ये जो होता है दिमाग आप ऑलरेडी ट्रेन कर रहे हो, बॉडी कैलिब्रेट कर रहे हो। ऐसे ही सिमिलरली आप हाथ को अपने ट्रेन कर रहे हो कि कितना मूव करना है। इसलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस ऑनलाइन कैलकुलेटर। प्रैक्टिस करके आप अपने हैंड मूवमेंट्स को, अपनी बॉडी को आप सेट कर रहे हो सिंपली, और आपको पता चल रहा है कौन सा ऑपरेटर कहाँ पे है, उसको कैसे यूज करना है। 16th है, नोट एनी ट्रिक एंड टिप यू फाइंड। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको कोई ट्रिक मिल जाती है, कोई टिप मिल जाती है कि हाँ ये ऐसा शॉर्टेस्ट मेथड है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है एप्टीट्यूड में आप बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिल जाए, मल्टीप्लिकेशंस की, डिवाइड की, है ना, क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व करने के लिए। तो जो 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड के गेट में, वो अगर आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाते हो तो बाकी जो टाइम है वो आप टेक्निकल के लिए सेव कर सकते हो। 17 पॉइंट है, लर्न ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। अब एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन हैं और आपको अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पता है सॉल्व करना, लेकिन आपको अगर वो स्कोर करना है उस क्वेश्चन में, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो। तो अगर मान लो आपके 4 ऑप्शन हैं और आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच जाते हो, तब भी आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो ट्रिक है, ये बहुत आसानी से अप्लाई हो जाती है मैच द फॉलोइंग में। क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आप क्या अगर मान लो 4 इधर 4 लिस्ट ए में 4 लिस्ट बी में, तो आप अगर मैच करते हो ना ऑप्शन से, आप एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ अगर आपको एक पता है तो वो चीज़ अगर मैच नहीं कर रही तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ए ए जो है आपको पता है कि मैच हो रहा है इससे, और वो चीज़ ऑप्शन में नहीं है, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। मैच द फॉलोइंग में बहुत आसानी से ट्रिक काम करती है ऑप्शन एलिमिनेशन की, तो ये आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जो बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी ट्रिक लगती है। जैसे कोई ऑप्शन है जो एकदम रिलेवेंट ही नहीं है, तो वो चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन आप उसमें यूज़ करके कर सकते हो। ये जो ऑप्शन एलिमिनेशन का ट्रिक है, ये आपको डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही आएगी। विद टाइम आप सीखोगे कि हाँ अच्छा ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, तो मैं ऐसे एलिमिनेट करके आप सही आंसर पर टिक कर सकते हो, ठीक है। 18th पॉइंट है, रिड्यूस टाइम बाय प्रोसेसिंग या कैलकुलेटिंग इन माइंड, ठीक है। आप कुछ कुछ सिंपल सिंपल कैलकुलेशन जो आप खुद से दिमाग में कर सकते हो, उसको लिए आप कैलकुलेटर में को करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेप्स हैं जो आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आई स्क्वायर आर टी है, तो आई का स्क्वायर जैसे 8 है मान लो आई की, तो 8 8 = 64, तो आपको आई स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 64 इंटू आर इंटू टी आप सीधा कैलकुलेटर में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप एलिमिनेट कर सकते हो अपने माइंड की प्रोसेसिंग से, मतलब सिंपल कर सकते हो। अपना जो टाइम इन्वॉल्व है ना, जो फिजिकली पेन पेपर पे करने का तरीका है, उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम कर सकते हो अगर आप दिमाग में प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन इंप्रूव कर रहे हो। 19th पॉइंट है, लर्न टू यूज अप्रोक्सीमेशन टू मैच ऑप्शंस, ठीक है। अब कई बार ये ईएसी ऑब्जेक्टिव्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक। कई बार जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, उसमें डेसिमल्स में होता है वैल्यूज, तो हम डेसिमल में तो इतना कैलकुलेट करते नहीं, तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। जैसे जी की वैल्यू 9.81 है, तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं जी = 10, तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है मैच ऑप्शंस करने के लिए, और ये ईएससी ऑब्जेक्टिव्स में बहुत अच्छे से यूज हो पाती है। गेट में भी यूज हो जाएगी, लेकिन ईएससी ऑब्जेक्टिव्स में देखा गया जहाँ कैलकुलेटर नहीं होता है, वहाँ ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अप्रोक्सीमेशन यूज करके ना, और अगर ऑप्शंस बहुत ही पास पास हैं तो ये ट्रिक नहीं लग पाएगी, लेकिन अगर ऑप्शंस दूर दूर हैं तो ये ट्रिक से ना आप बहुत आसानी से अपना टाइम कम कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और आप आसानी से राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। 20th पॉइंट है, लर्न वैल्यूज टू गेट स्पीड। एग्जाम्पल log 2 पाई, इन सब की वैल्यूज ना आप याद कर लो, ताकि आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट ना करना पड़े, या फिर अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आपको ये वैल्यूज याद होंगी ना, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लो एसी ऑब्जेक्टिव में log 2 आ गया, तो आपको ये वैल्यू याद होगी तो दिक्कत नहीं है। आपको पाई की वैल्यू याद होगी तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 भी हो सकती है, या 22/7 भी हो सकती है, तो दोनों वैल्यूज आपको याद है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर ले जाओगे, ठीक है। अब ये जो लास्ट में है, ये एक तरीके से सार है, ठीक है। जो 20 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया उसका एक तरीके से समरी है कि जो स्पीड है वो आपकी इंप्रूव होगी बाय स्टडिंग एंड रिविजन्स। स्पीड विल इंप्रूव जब आप मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हो, जब आप वैरायटी ऑफ चीज़ें पढ़ रहे हो, ताकि दिमाग में वो रिटेन हो पाए, ठीक है। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी विल इंप्रूव बाय प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। डिफरेंट कंसेप्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, एक ही कंसेप्ट को वैरायटी ऑफ वेज में कैसे यूज किया गया क्वेश्चन में वो पढ़िए। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि फ्रिक्शन को कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यूज किया गया, ठीक है। तो स्पीड विल इंप्रूव बाय स्टडिंग एंड रिविजन्स, पढ़िए और रिवाइज करिए बार बार। और एक्यूरेसी विल इंप्रूव बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस,
डिफरेंट कंसेप्ट को जो आपने पढ़े हैं उसको कैसे अप्लाई किया जा रहा है वो इंप्रूव करेगा आपका एक्यूरेसी। अब जैसे बोला जाता है हेड एंड टेल्स आर टू साइड्स ऑफ कॉइन, ऐसे ही स्पीड एंड एक्यूरेसी आर टू साइड्स ऑफ टॉप रैंक। अगर आपको टॉप रैंक चाहिए ना, अच्छी रैंक चाहिए, आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ स्पीड है और एक्यूरेसी नहीं है तब भी कोई फायदा नहीं। आप 65 के 65 क्वेश्चन कर लो लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, 40 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, और आउट ऑफ रेस, आपकी रैंक नहीं आएगी। और आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा लेकिन स्पीड नहीं है, आपने 40 क्वेश्चन किए और 40 के 40 सही है, 100% एक्यूरेसी है, तब भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको दोनों को ऑप्टिमाइज करना है माय फ्रेंड्स। यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्पीड ऑल्सो एंड यू हैव टू मैक्सिमाइज योर एफिशिएंसी ऑल्सो, योर एक्यूरेसी ऑल्सो, तभी आपका प्रोडक्टिविटी मिलेगा। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि आप एक अच्छी टॉप रैंक ला पाओ। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी आर टू साइड्स ऑफ टॉप रैंक, ठीक है। टॉप रैंक एक कॉइन है जो आपको चाहिए, तो उसकी वैल्यू तभी है जब स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों हो, वरना कोई फायदा नहीं है। अब सीपीएम ऑन पर्ट चार्ट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी, आप तैयारी करते गए, ठीक है, आपने स्पीड अटेन कर ली, विद टाइम आपने प्रैक्टिस किया, खूब आपने स्पीड अटेन कर ली, विद टाइम आपने प्रैक्टिस किया, आप एक्यूरेसी तक पहुंच गए, ठीक है। अब ये जो टॉप रैंक है ना, ये जो टॉप रैंक है, ये दोनों चाहिए चीज़। टॉप रैंक विल तभी आएगी जब आपकी स्पीड भी फुलफिल हो रही है, जबकि एक्यूरेसी भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो टॉप रैंक का जो प्रोजेक्ट है ना, जो आपका फाइनल एम है कि आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है कि वो टॉप रैंक चाहिए, उसके लिए स्पीड भी ज़रूरी है, स्पीड का कंप्लीशन भी जरूरी है, स्पीड के इवेंट का, स्पीड की एक्टिविटी का, और एक्यूरेसी भी ज़रूरी है। अगर स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों होगी ना, तभी ये आपका जो टॉप रैंक वाला कंसेप्ट है ये आपका आएगा आपको, ठीक है। अगर आपकी स्पीड नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, तो आपका टॉप रैंक नहीं आएगा। तो आपको स्पीड भी कंप्लीट चाहिए, एक्यूरेसी भी कंप्लीट चाहिए, तभी आपका जो टॉप रैंक का प्रोजेक्ट है वो आपका फुलफिल हो पाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अपना एक्सप्लेन किया टॉम के कंसेप्ट से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंसेप्ट से, डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, साइंटिफिक एविडेंस दे के, ठीक है। आप चाहे ये स्टडीज़ पढ़ सकते हो जाके गूगल पे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेन को ट्रेन करने का, बॉडी कैलिब्रेशन का जो कंसेप्ट है, टेबल चेयर पढ़ने का जो कंसेप्ट है, साइंटिफिकली है, और आप इसको करके खुद डिफरेंसेस देख सकते हो अपनी बॉडी में। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आरके अकेडमी का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपना कमेंट दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया आपको रिलेवेंट लगे कि नहीं लगे, और आपको आपका जो भी जनरल फीडबैक है वो बताइए, ठीक है। एक फीडबैक दीजिए ताकि एक मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपसे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, अच्छे से तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट।